हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर वीडियो में हमने फ्यूचर टेंस स्टार्ट कर दिया था और फ्यूचर टेंस स्टार्ट करने के साथ ही हमने फ्यूचर टेंस का जो फर्स्ट टाइप होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फिर जिसे सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं उसे डिटेल में जान लिया था। तो आज की क्लास में हम फ्यूचर टेंस का ही सेकेंड टाइप जो कि है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस उसको डिटेल में जानेंगे। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को जानने के लिए पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर हम कैसे हिंदी के वाक्य और इंग्लिश के सेंटेंसेस को देख के ये बता पाए कि वो फ्यूचर कंटिन्यूअस का ही सेंटेंस है या वाक्य है। और साथ ही हमें वो रूल्स पता होने चाहिए जिससे कि हम जो हिंदी सेंटेंसेस होंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस के उसको ट्रांसलेट कर पाए इंग्लिश में। तो आज की क्लास में हम यही दोनों चीजें कवर करेंगे कि आखिर कैसे पहचाने कि कोई वाक्य या सेंटेंस जो है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस का है और साथ ही हिंदी का कोई सेंटेंस हमें मिलता है तो उसे हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो जैसा कि फ्यूचर कंटिन्यूअस में आपको दिख रहा है कंटिन्यूअस लगा हुआ है और कंटिन्यूअस जो है हम पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं, हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी पढ़ लिया, पास्ट कंटिन्यूअस भी पढ़ लिया। यदि अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं जिनमें हमने ये क्लास ली थी जिसमें हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस करवाया था तो पहले वो जाके देख लेना, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो कंटिन्यूअस की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो कंटिन्यूअस जैसे हमने प्रेजेंट में देखा था और जैसे हमने पास्ट में देखा था तो दोनों में ही हमने क्या देखा था कि कंटिन्यूअस जो है उसमें आपको रहा, रही, रहे यानी कंटिन्यूअस की पहचान ही है रहा, रही, रहे। यदि मैं बात करूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा, रही, रहे के साथ साथ है, हूं, हो आ जाता था तो वो आपको बता देता था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वो सेंटेंस है। यही बात करूं पास्ट कंटिन्यूअस की तो पास्ट कंटिन्यूअस में रहा, रही, रहे तो आता ही था, साथ में था, थे, थी दिख जाता था जिससे कि आप पता कर लेते थे कि वो पास्ट कंटिन्यूअस है। तो वैसे ही सवाल उठता है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस को जानने के लिए हमें क्या देखना होगा। तो रहा, रही, रहे तो आएगा ही, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूअस है। और साथ में फ्यूचर के लिए जो लास्ट क्लास थी उसमें बताया था मैंने गा, गे, गी, ये इसकी पहचान होती है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी वाक्य आपको हिंदी में मिलता है जिसमें रहा, रही, रहे आ रहा हो और साथ के साथ जो है वाक्य के अंत में गा, गे, गी आ रहा हो तो समझ जाना कि वो फ्यूचर कंटिन्यूअस का है। तो ये तो बात हो गई हिंदी वाक्यों को कैसे पहचानोगे कि वो फ्यूचर कंटिन्यूअस के हैं। अब दूसरा कि इंग्लिश में कैसे जाने, इंग्लिश में ऐसी कौन सी चीज होंगी जिसे देख के हम बता पाएंगे कि वो फ्यूचर कंटिन्यूअस का ही सेंटेंस है। तो उसमें आपको दो बातों पे ध्यान देना है। एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगी जो आपको कंटिन्यूअस की पहचान दे देगी और साथ के साथ विल सॉल्व आएगा और विल सॉल्व के साथ बी भी लगा होगा, यानी कि यहाँ पे आपको ये देखना है कि विल बी या सॉल्व बी। ठीक है, या आप सेल बी कहते हो तो सेल बी, तो विल बी या सेल बी आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा। तो वर्ब अगर डायरेक्ट ना आए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आए तो आप समझ जाना कि वो कंटिन्यूअस है। और फ्यूचर के लिए ये देख लेना कि विल बी या सॉल्व बी में से एक चीज उसमें है कि नहीं सेंटेंस में। तो ये थी आपको कि हिंदी में आप कैसे पहचानोगे और इंग्लिश में कैसे पहचानोगे कि जो सेंटेंस है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस का ही है। अब आते हैं हम कि हमें किसी हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो वहां पे हमें क्या क्या चीजें सीखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऐसे कितने सेंटेंसेस होंगे जो हमें सीखना है जिनकी ट्रांसलेशन। तो आपको बता चुका हूँ कि 4 टाइप के सेंटेंसेस हमें सीखना होता है। कौन कौन से? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव और एक डबल इंटेरोगेटिव भी होता है तो जिसे इंटेरोगेटिव के अंदर ही हम सीख लेते हैं। तो 4 टाइप के सेंटेंसेस के लिए हमें ट्रांसलेशन सीखनी होती है जिसमें फर्स्ट टाइप है अफर्मेटिव। और अफर्मेटिव का मतलब पता है सकारात्मक, यानी सबसे साधारण जो वाक्य आपको मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ अफर्मेटिव अगर कोई हिंदी वाक्य मिलता है तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमें कौन सी चीजों पे ध्यान देना होगा। उसके लिए सबसे पहले होता है रूल। ठीक है, अब रूल में आपको एक ही चीज याद रखनी है, विल भी आएगा या सॉल्व भी आएगा। ठीक है, विल भी या सेल भी।
तो ये विल बी किसके साथ आएगा, तो विल बी जो है ऑल सब्जेक्ट के साथ आता है एक्सेप्ट आई वी, यानी आई वी अगर सब्जेक्ट है तो आएगा सॉल बी, बाकी सारे सब्जेक्टों के लिए आएगा विल बी। और सॉल बी तो बता ही दिया आई बी, तो अगर सब्जेक्ट आई बी है तो सॉल बी या सेल बी, और विल बी आएगा सारे सब्जेक्टों के लिए सिर्फ आई बी को छोड़ के। तो ये याद रहेगा। दूसरा जो चीज सीखना है वो कि कंटिन्यूअस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है, यानी वर्ब डायरेक्ट नहीं आएगा या वर्ब का सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग के सेंटेंस बनेंगे। ठीक है, अब आते हैं फॉर्मेट पे। तो फॉर्मेट में भी कुछ खास नहीं है, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर विल या सॉल में से एक चीज, फिर बी, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और लास्ट में प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट, और फुल स्टॉप से एंड हो जाएगा सेंटेंस। तो समझ आया, फॉर्मेट में भी कुछ खास नहीं है, सब्जेक्ट है विल सॉल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप। तो ये था। अब यहाँ पे हम कुछ सेंटेंसेस ले सकते हैं जिससे कि हमें और अच्छा समझने में आ जाए हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लेता हूँ कि तुम खा रहे होगे। ठीक है, तुम खा रहे होगे। अब यहाँ पर देखो रहे आया कंटिन्यूअस और गागे गी से अंत हो गया तो फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। और इसमें आपने देखा कि नहीं आया या कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो यानी ये अफर्मेटिव है। ठीक है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, सबसे पहले सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, यू, और मैंने कहा आई वी के साथ सेल भी आएगा, बाकियों के साथ विल भी आता है। तो यू के साथ क्या आएगा, विल बी। तो यू विल बी। अब इसके साथ जो है आपको क्या करना है कि क्या काम कर रहा है, यानी वर्ब क्या है, खाना, खाने का क्या होता है, ईट, और ईट के साथ हम लगा देंगे आईएनजी, क्योंकि डायरेक्ट वर्ब नहीं आती, उसके साथ आईएनजी आता है क्योंकि ये कंटिन्यूअस है। तो यू विल बी ईटिंग फूड। तो एक सेंटेंस हो गया जिसमें हमने विल बी यूज कर लिया और ट्रांसलेशन करके देखा, बड़ा सिंपल था। अब बाकी हम एक ऐसा लेते हैं जो सॉल्व भी हो। तो यहाँ पे मैं ले सकता हूँ हम पढ़ रहे होंगे, या मैं ऐसे भी कह सकता था कि हम किताब पढ़ रहे होंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हम बी, और बी के साथ आता है क्या, सेल बी। तो बी सेल बी, और किताब पढ़ने के लिए जो पढ़ना होता है वो होता है रीड, और रीड के साथ क्या आ जाएगा, रीडिंग, आईएनजी लग जाएगा। तो वी शॉल बी रीडिंग बुक। तो यहाँ पे हमने देखा कि कितना सिंपल था एफर्मेटिव सेंटेंसेस फ्यूचर कंटिन्यूअस के, कि इसमें कुछ खास नहीं आता, बस रहा रही रही आता है और वाक्य अंत में गागेगी दिख जाता है। तो उससे हमें पता चल जाता है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का है। और नहीं आ रहा, कोई प्रश्न नहीं पूछा जा रहा आपसे, तो यानी अफर्मेटिव का है, सकारात्मक के बातें थे। तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट हमने रूल और फॉर्मेट को देख के आसानी से कर लिया। तो ऐसे ही आप लोग भी मैक्सिमम जितने ज्यादा सेंटेंसेस हो सके डेली बेसिस पे वो लो और उसको ट्रांसलेट करके देखो। इससे क्या होगा कि आपकी जो कमांड है ट्रांसलेशन पे हिंदी से इंग्लिश वो बढ़ती जाएगी और कभी भी आपको फिर आगे दिक्कत नहीं आएगी। अब आते हैं नेगेटिव पे। नेगेटिव सेंटेंसेस अगर हो फ्यूचर कंटिन्यूअस का तो उसे हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो इसके लिए हमें कुछ खास नहीं करना। रूल की बात करूं तो सारा रूल जो है वो एफर्मेटिव की तरह ही रहेगा, सेम एज एफर्मेटिव। बस चेंज कहाँ पे हो जाएगा, तो चेंज हो जाएगा हिंदी में नहीं आ जाता है वाक्य में और इंग्लिश में नॉट आ जाता है। बस यही चेंज आपको दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना नॉट, और नॉट का आएगा, नॉट आएगा आफ्टर सब्जेक्ट, आफ्टर सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट के बाद। ठीक है, जहां पे भी सब्जेक्ट लगाओगे करता होगा उसके बाद नहीं दिख जाएगा इंग्लिश में। फॉर्मेट की बात करें
तो फॉर्मेट भी बहुत सिंपल है। कैसे सिंपल है? तो जो फॉर्मेट एफर्मेटिव का था वही नेगेटिव का होगा, बस सब्जेक्ट के बाद एक नॉट एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं सब्जेक्ट फिर विल सॉल्व, यहाँ पे आ जाएगा नॉट बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। और यहाँ पर नॉट जो है आफ्टर सब्जेक्ट लिखा है, आप यहाँ पे आफ्टर सब्जेक्ट की जगह पे लिख दो विल सॉल्व। ठीक है, तो विल सॉल्व के बाद आएगा, तो विल सॉल्व के बाद। ठीक है, तो ये चीज क्लियर रहनी चाहिए कि नॉट जो है वो आएगा विल सॉल्व के बाद। तो यहाँ पे आपने देखा कि पूरा का पूरा जो फॉर्मेट है वो ये सब्जेक्ट है, विल सॉल्व है, बस विल सॉल्व और बी के बीच में जो है वो नॉट आ जाता है, बाकी फिर बी, बाकी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल की यदि बात करें तो एग्जाम्पल भी बहुत सिंपल होंगे। इन्हीं में अगर हम नहीं लगा देंगे, एफर्मेटिव के जो वाक्य थे उसी में नहीं लगा देंगे तो वो नेगेटिव यानी नकारात्मक हो जाते हैं। तो यहाँ हम ले सकते हैं वे बाजार नहीं जा रहे होंगे। ठीक है, तो वह वे बाजार नहीं जा रहे होंगे। तो अब वे है, वे के लिए क्या होता है दे, तो दे और दे के साथ क्या आएगा, क्योंकि हमें पता है आईवी के साथ सेल भी आता है, बाकियों के साथ क्या आता है विल भी। तो यहाँ पे विल, अब क्योंकि हमें पता है कि नेगेटिव है नहीं है, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक नॉट एक्स्ट्रा आ जाता है। तो यहाँ पे दे विल नॉट बी गोइंग, क्योंकि गो जाना होता है और उसकी इंग्लिश गो, उसमें आईएनजी लगा, तो गोइंग टू, कहीं भी हो जाते हैं तो प्रीपोजिशन टू मार्केट। ठीक है, तो दे विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट। ऐसे हम ले सकते हैं कि वह वहां इस समय या इस वक्त खड़ा नहीं होगा। ठीक है, वह वहां इस वक्त खड़ा नहीं होगा। तो यहाँ पे वह और खड़ा है यानी खड़ी नहीं है, तो लड़का है, तो ही और ही के साथ आता है विल। ही विल नॉट बी, खड़े हो क्या कहते हैं स्टैंडिंग, स्टैंडिंग देयर। ठीक है, वहां के लिए देयर, तो ही विल नॉट बी स्टैंडिंग देयर एट दिस टाइम। ठीक है, इस वक्त, यानी वह वहां इस वक्त खड़ा नहीं होगा। यानी कि अगर मैं कंटिन्यूअस में इसे वो कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें रहा रही नहीं दिख रहा था, आप सोचोगे नहीं है, लेकिन रहा रही को ही इंडिकेट करता है। तो वह वहां इस समय पर इस वक्त खड़ा नहीं होगा, तो ही विल नॉट बी स्टैंडिंग देयर एट दिस टाइम। और अगर रहा रही वाला ही कोई वाक्य बनाना है तो वही हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे ले सकते हैं वह वहां इस वक्त नहीं खेल रहा होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बना दिया वह वहां इस वक्त नहीं खेल रहा होगा, तो वही चीज करेंगे ही विल नॉट बी प्लेइंग, he will not be playing there at this time, at this time। ठीक है, तो ये था आपका नेगेटिव। तो हमने देखा कि फॉर्मेट हमें अगर पता चल जाए और जो थोड़े से रूल आपको बताए गए हैं वो पता हो, तो हम आराम से किसी भी हिंदी वाक्य का इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो इसको नोट डाउन करो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आप जानते हैं कि कोई भी
वाक्य अगर इंटेरोगेटिव का होगा तो उसको इंग्लिश में हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो इंटेरोगेटिव आपको पता है, ऐसे सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये आपको बता दिया गया है कि ये दो होते हैं। एक वो जो WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं जिसे डबल इंटेरोगेटिव भी कहते हैं, ठीक है, DI लिख रहा हूँ, डबल इंटेरोगेटिव। और एक वो जो विल सेल से स्टार्ट होंगे, यानी कि कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे। तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि आप WH फैमिली से कौन से स्टार्ट होंगे और विल सॉल से कौन से स्टार्ट होंगे। WH फैमिली से वो सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं जिसका आंसर भी आप कुछ वर्ड्स में दे सकते हो, ठीक है। और विल सॉल से वो स्टार्ट होते हैं जिसका आंसर आप यस नो में देते हो, ठीक है, जिसका आंसर यस नो में दे सकते हो। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इंटेरोगेटिव। रूल्स की बात करूँ तो सेम रूल है, बस जो विल बी और सॉल बी आप देखते थे उसमें विल सॉल आता था, तो विल सॉल जो है वो अब बिफोर सब्जेक्ट लगेगा, यानी सब्जेक्ट के बाद आता था, लेकिन इंटेरोगेटिव में बिफोर सब्जेक्ट आता है, यानी सब्जेक्ट से पहले, ठीक है। एक तो ये चीज़ याद रखनी है। इसके बाद बी जो है वो लेकिन अभी भी सब्जेक्ट के बाद ही होगा, आफ्टर सब्जेक्ट, आफ्टर सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट के बाद, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन मार्क आ जाता है, वो भी कहाँ पे, एंड ऑफ सेंटेंस में, यानी सेंटेंस के लास्ट में। और जो चीज़ याद रखनी है वो क्या, WH भी से स्टार्ट होते हैं सेंटेंस, यानी WH फैमिली का मेंबर भी आ सकता है कब, जब जो है ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हो जिसका जवाब आपको कुछ वर्ड्स में देना पड़े, तो ये कंडीशनल है, ठीक है। अब आते हैं किस पे, तो ये तो आपके हो गए रूल्स। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING तो रहेगा ही, क्योंकि कंटिन्यूअस की बात हो रही है। तो फॉर्मेट की बात करते हैं। फॉर्मेट में सबसे पहले मैंने कहा कि WH फैमिली आता है, अगर ऐसा सेंटेंस है जिसमें WH फैमिली लगाना पड़ रहा है तो फिर विल सॉल्व में से एक चीज आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो WH विल सॉल्व, सब्जेक्ट, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो कोई भी एक सेंटेंस बना के देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक बनाते हैं जिसका आंसर आप यस नो में दे सकते हो, जो हेल्पिंग वर्ब विल सॉल्व से स्टार्ट होंगे, और दूसरा बनाते हैं जिसका आंसर की आपको कुछ वर्ड्स में देना पड़े, जिसकी स्टार्टिंग हम किससे करेंगे, WH फैमिली से। तो यहाँ पे क्या वे गांव जा रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कहा क्या वे गांव जा रहे होंगे, तो यहाँ पे हम इसका जवाब यस नो में दे सकते हैं। अगर जा रहे होंगे तो यस, और नहीं जा रहे होंगे तो नो। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं कि विल दे बी, देखो सबसे पहले जो है यस नो में दे सकते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक फॉर्मेट बनेगा। तो विल, फिर सब्जेक्ट आ गया, वे का होता है दे, और इसके बाद जो है बी, यानी यहाँ देखो सब्जेक्ट क्या बी, फिर जाने को कहते हैं गो, और गो में लगा देंगे ING। तो विल दे बी गोइंग टू विलेज, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, तो विल दे बी गोइंग टू विलेज। तो ये हो गया हमारा यस नो वाला। अब आते हैं ऐसे सेंटेंस पे जिसका आंसर की WH फैमिली से स्टार्ट होगा, या जिसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में जब करेंगे तो WH से स्टार्ट होगा। तो वहां पे हम ले सकते हैं कि वह वहां क्या कर रहा होगा, ठीक है। वह वहां क्या कर रहा होगा, या वह वहां क्या कर रही होगी, कुछ भी लिख सकते थे। तो रहा है तो लड़का है तो ही होगा, और क्या का क्या होगा, व्हाट। और यहाँ पे आप अगर इस सेंटेंस को देखोगे कि वह वहां क्या कर रहा होगा, तो इसका जवाब आप यस नो में नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते हो, क्योंकि आपको जवाब देना पड़ेगा कुछ वर्ड्स में, कि वो वहां पे खेल रहा होगा, पढ़ रहा होगा,
ठीक है, या फिर घर वालों की मदद कर रहा होगा। तो इस ढंग से आपको जवाब देना पड़ेगा। तो इसकी स्टार्टिंग किससे होगी? WH से। और WH में क्या होता है? व्हाट। तो व्हाट, अब व्हाट के बाद जो है क्या आ जाएगा? विल सॉल्व में से, और वह का होता है ही, और ही के लिए क्या लगाएंगे? विल। तो व्हाट विल ही, और इसके बाद बी। तो हमने क्या किया? WH लगा लिया, विल सॉल्व में से एक चीज आ गया, सब्जेक्ट आ गया, बी आ गया, डूइंग वर्ब हो गया, और वहां का होगा देयर। और क्योंकि इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये रहेगा, व्हाट विल ही बी डूइंग देयर, वह वहां क्या कर रहा होगा। तो ये हो गया आपका WH फैमिली, ये हो गया विल सॉल्व में से एक चीज, ये हो गई बी, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया बी। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, और ऑब्जेक्ट है नहीं तो सीधा वहां एक जगह दिया था तो हमने देयर लिख दिया, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये था आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कोई भी मिलेगा हिंदी में फ्यूचर कंटिन्यूअस का तो उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो ये रूल्स याद होने चाहिए और फॉर्मेट याद होनी चाहिए, और जितने ज़्यादा इंग्लिश में वर्ड हो वो तो कंपलसरी है ही। तो आपके लिए आसान हो जाएगा एक हिंदी सेंटेंस को जो कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का ट्रांसलेट करना इंग्लिश में। अब आते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव पे। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव पे अगर रूल की बात करूं तो वो तो पूरा इंटेरोगेटिव की तरह होगा, सेम एज इंटेरोगेटिव। बस क्या चीज चेंज हो जाएगी? तो चेंज हो जाएगा एक नॉट, इंग्लिश में नॉट और हिंदी में नहीं। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है। तो सेम एज इंटेरोगेटिव, नॉट आ जाएगा वो भी आफ्टर सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के बाद। बाकी सारा रूल उसी की तरह होगा। तो फॉर्मेट की बात करता हूँ, तो फॉर्मेट में सबसे पहले WH, फिर विल सॉल्व, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे सबसे पहले WH फैमिली, फिर विल सॉल्व, सब्जेक्ट, नॉट, बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ से यहाँ तक तो हम तब फॉर्मेट लगाएंगे जब आंसर यस नो में दे सकते हैं, और पूरा कब होगा यहाँ से लेके यहाँ तक जब हमें कुछ वर्ड्स में आंसर देना पड़े। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस जो इंटेरोगेटिव हैं और उसका आंसर जो है हमें वो कुछ वर्ड्स में देना पड़े तब WH से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, क्या वह अभी नहीं खेल रहा होगा। ठीक है, तो क्या वह अभी नहीं खेल रहा होगा, तो यहाँ पे जो है हमने क्या किया कि क्या से देखा स्टार्ट। ठीक है, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, बीच में नहीं है, तो यानी कि इंटेरोगेटिव है क्या और क्वेश्चन मार्क बता रहे हैं इंटेरोगेटिव है और नहीं नेगेटिव है। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस हो गया। तो ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे फॉर्मेट को देख के और ये देखेंगे कि इसका जवाब यस नो में दे पा रहे हो कि कुछ वर्ड्स में, तो आप देखोगे यस नो में दोगे। क्यों? क्या वह अभी नहीं खेल रहा होगा, अगर नहीं खेल रहा होगा तो यस कहोगे और खेल रहा होगा तो नो कहोगे। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं इसे कहाँ से, विल सॉल्व से। तो यहाँ पे विल आएगा, विल क्यों आएगा, क्योंकि वह है और लड़के के लिए है, तो विल ही, और सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्योंकि नहीं के लिए नॉट होगा तो नॉट। तो विल सॉल्व आ गया, सब्जेक्ट आ गया, नॉट आ गया, फिर बी। तो विल ही नॉट बी प्लेइंग नाउ। ठीक है, तो यहाँ पर होगा विल ही नॉट बी प्लेइंग नाउ, क्या वह अभी नहीं खेल रहा होगा। तो ये था। इसके बाद अब आते हैं एक ऐसे सेंटेंस पे जिसमें कि आपको WH से स्टार्ट करना पड़े। ठीक है, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, राघव पार्क में, तो हम सेंटेंस क्या ले रहे हैं, राघव पार्क में क्यों नहीं खेल रहा होगा। तो मैंने एक सेंटेंस ले लिया जो इंटेरोगेटिव नेगेटिव का है और जिसकी स्टार्टिंग आप WH से कर सकते हो। तो राघव पार्क में क्यों नहीं खेल रहा होगा, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं वाई। ठीक है, क्योंकि क्यों का क्या होता है वाई, और राघव है नाम है किसी का,
तो नाम के लिए आएगा विल, तो वाई विल राघव, RAGHAV, राघव नॉट बी प्लेइंग इन पार्क। तो यहाँ पे जो है हमने एक सेंटेंस ले लिया जो कि क्या है, राघव पार्क में क्यों नहीं खेल रहा होगा। तो यहाँ पे आपको जो आंसर इसका दोगे वो दे सकते हो कि उसके टांग में चोट लग गई है, या वह बीमार है, या थकान महसूस कर रहा है। तो ऐसे कुछ वर्ड्स में आप दोगे, तो यानी इसकी स्टार्टिंग इससे होगी WH से। तो WH में क्या होता है वाई, तो वाई उसके बाद आपके विल सॉल्व में से एक चीज, तो राघव नाम है तो विल आएगा, विल राघव, इसके बाद जो है सब्जेक्ट हो गया, फिर नॉट बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING प्लेइंग, और प्रीपोजिशन है इन, और सब ऑब्जेक्ट है पार्क, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो व्हाई विल राघव नॉट बी प्लेइंग इन पार्क। तो ये था आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस का। तो बड़ा ही सिंपल था, जैसे इंटेरोगेटिव किया था सेम वैसा ही किया, वही फॉर्मेट वैसे रूल, बस नॉट एक एक्स्ट्रा आ गया, बाकी सारी चीजें सेम थी। तो आज की क्लास में हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के चारों सेंटेंसेस को कैसे आप ट्रांसलेट करोगे इंग्लिश में, उसको हमने डिटेल में जान लिया। तो होप आपको सारा समझ आ गया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस को कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय।